चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आज हमारा हो सकता है कि आज हमारी शायद आखिरी क्लास हो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बिजनेस साइकिल के अंदर। बट स्टिल हम देखते हैं, अगर हुआ तो खत्म हो गया तो आज करेंगे, नहीं हुआ तो कल करेंगे, उसमें क्या है। चलिए सो बात करते हैं इंपॉर्टेंटली इंडिकेटर्स, ठीक है ना। हम लोगों ने बिजनेस साइकिल का स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने बोले थे कि भाई बिजनेस साइकिल के अंदर चार क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जो एक्सपांशन को दर्शाता है, दूसरा फेज होता है जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं, तीसरा फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम रिसेशन भी बोल सकते हैं, एंड चौथा फेज जो होता है दैट इज लास्ट फेज, दैट इज कॉल्ड टफ और डिप्रेशन फेज, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और बात करी थी कि जब आप रिसेशन वाले फेज में होते हो यानी कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में होते हो तो उस टाइम पे अगर संभल जाओ तो इकोनॉमी वापस से संभल सकती है, आपका बिजनेस वापस से संभल सकता है। बट अगर आप उस समय नहीं संभले तो इकोनॉमी कहाँ की तरफ चले जाती है, डिप्रेशन की तरफ चले जाती है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को उसके लिए बोला भी था कि आप जो ये तीन पीछे एग्जांपल्स दिए हुए बिजनेस साइकिल के, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 ये पढ़ना, आईटी कंपनीज का बबल जो ब्लास्ट हुआ था वो 2000 में, और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008 और 9 में आए थे। आई होप आपने पढ़े होंगे, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन आई होप आपने पढ़े होंगे। क्लियर। चलिए सो इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है। इंडिकेटर्स मीनिंग इकोनॉमिस्ट यूजेस चेंजेस इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटी टू मेजर बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं ना, ये बिजनेस साइकिल को मेजर करने के लिए कि इकोनॉमी किस मोड पे जा रही है, किधर जा रही है, ठीक है ना। तो ये वेराइटी ऑफ चेंजेस एक्टिविटीज में होते हैं जो, ठीक है ना, जो वेराइटी ऑफ चेंजेस होते हैं एक्टिविटीज में, ये वो चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स बेसिकली जो चेक करते हैं, इकोनॉमिक्स यूजेस टू चेंजेस एक्टिविटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस साइकिल की, ठीक है ना, ये उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। और साथ ही साथ प्रिडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इकोनॉमी का टर्न किस तरफ हो रहा है, क्या वो एक्सपांशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी, या इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। वो सारी चीजें ये लोग मेजर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसी को कहा जाता है इंडिकेटर्स, ठीक है ना। और इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से, इन्हीं इंडिकेटर्स की हेल्प से ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ मोड़ रही है, किस तरफ जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहला इसके अंदर बात आता है लीडिंग इंडिकेटर। सबसे पहले इसके अंदर बात आती है वो क्या कहलाई जाती है, लीडिंग इंडिकेटर। सर ये लीडिंग इंडिकेटर क्या है, सर ये लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करूं लीडिंग इंडिकेटर्स की, ठीक है ना, तो एक एक करके हमको समझना है तीन इंडिकेटर्स। अगर मैं लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करूं तो भाई ये वो इंडिकेटर्स है जो इकोनॉमिक फैक्टर, इट इज मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो इकोनॉमी के टर्न लेने के पहले से ही चेंज होना चालू हो जाते हैं। मतलब अभी इकोनॉमी ने टर्न ली नहीं, इकोनॉमी जहां जा रही है, बूम की तरफ जा रही है या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, अभी तक इकोनॉमी ने अपना टर्न उस तरफ प्रॉपर तरीके से ली नहीं है, ठीक है ना। अभी तक इकोनॉमी में चेंज आया नहीं है, बट उसके होने के पहले ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से हमको यह पता लगना चालू हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है। मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पहले ही क्या होना चालू हो जाते हैं, चेंज होना चालू हो जाते हैं, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी किस तरफ हमारी क्या हो रही है, मोड़ रही है, किस तरफ हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग इंडिकेटर। मतलब बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड दिस फैक्टर चेंजेस, ये फैक्टर्स क्या होना चालू हो जाते हैं, चेंज होना चालू हो जाते हैं। इट रिप्रेजेंट, इससे ये मालूम पड़ जाता है इकोनॉमिक्स को कि भाई इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है, तो वो सबको वार्न कर देती है, प्रिकॉशियस हो जाती है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट वेरिएबल दैट चेंजेस बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस। बिफोर जो रियल आउटपुट जो चेंज होने वाला है, ठीक है ना, इकोनॉमी में एडजस्टमेंट होने वाले लार्ज, उसके पहले ही ये फैक्टर्स क्या होना चालू हो जाते हैं, चेंज होना चालू हो जाते हैं। तो बोलेंगे सर ऐसे कौन से फैक्टर्स है, इसके कुछ एग्जांपल्स है क्या। हाँ भाई है ना एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है चेंज इन द स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट मार्जिन कम होना चालू होगी या ज्यादा होना चालू होगी, प्रॉफिट बढ़ना या कम होना चालू हो गए, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होना चालू हो गए, प्राइसेस ऊपर नीचे होना चालू होगी। तो ये बेसिकली हमको समझाती है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, डाउन टर्न की तरफ जा रही है या अप टर्न की तरफ जा रही है। तो बेसिकली दिस थिंग्स हमको एक्सप्लेन करती है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ क्या हो रही है, मोड़ रही है। न्यू ऑर्डर्स जो है कंज्यूमर गुड्स के, कैपिटल गुड्स के, बिल्डिंग परमिट्स जो है प्राइवेट हाउसेस की, ठीक है ना, और फ्रैक्शंस ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मनी ग्रोथ रेट, ये सब हम ट्रैक करके क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। सो दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज लीडिंग फैक्टर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी।
बिकॉज ये बिफोर द चेंजेस ऑकर, उसके पहले ही ये क्या होना चालू हो जाते हैं, इसके अंदर चेंज आना चालू हो जाती है। इन एक्टिविटीज इन थिंग्स के अंदर क्या आना चालू हो जाते हैं, चेंज आना चालू हो जाते हैं। तो हम इसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरफ मुंह मोड़ रही है, किस तरफ उसका मोड़ आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसके कुछ डीमेरिट भी है लीडिंग इंडिकेटर्स के। लीडिंग इंडिकेटर जनरली जो होते हैं वो वाइडली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं चेंजेस को, लेकिन वो इतने इजीली और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, लीडिंग इंडिकेटर्स जो है वो प्रिडिक्ट तो करने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स हम ये बोल सकते हैं कि वो इतने एक्यूरेटली इकोनॉमी में क्या टर्न होने वाला है, इकोनॉमी किस तरफ टर्न लेने वाली है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Experts disagree on the timing of this leading indicators. Example, it may be week, it may be month after a stock market. Experts disagree on the timing of this leading indicator. Example, it may be a weeks, months of after stock market crash before the economy begins to show signs of receding. मतलब कई बार ये होता है कि भाई इसके टाइमिंग जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। टाइमिंग ऐसे हो जाती है कि भाई स्टॉक मार्केट गिरने के एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद चीज़ें समझ में आना चालू होती है कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होना चालू हो रही है। ठीक है ना? तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, लेकिन यस, हम भले ही एक्यूरेटली पता ना लगा पाए, बट ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। अगर 100% हम प्रिडिक्ट कर ही पा रहे हैं तो हम इकोनॉमी को उस तरफ जाने ही नहीं देंगे, उसके ऊपर मेजर्स लेके आ जाएंगे अलग अलग। बट 100% पता लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन 70%, 60%, 50%, 40% या 80% अगर इतना भी पता चल जाए तो हम थोड़े से क्या हो जाए, सतर्क हो जाते हैं। थोड़े से हम क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग और लैगिंग नाम में मतलब है, लीडिंग बिफोर बताता है, लैगिंग जो है वो इकोनॉमी के गिरने के बाद या इकोनॉमी जो तरफ चले जा चुकी है, वो डाउन टर्न ले चुकी है या अप टर्न ले चुकी है, उसके बाद ये इंडिकेटर्स की मदद से हमको क्या पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वो किस तरफ गई है। मतलब लीडिंग बेसिकली इंडिकेटर है जो बिफोर आपको क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ गई। लैगिंग इंडिकेटर जो है बेसिकली वो आपको आफ्टर, बाद में बताता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा चुकी है। ठीक है ना? तो लैगिंग इज बाद में, लैग हो रहा है भाई बाद में। तुम बोलते हैं सर वीडियो लैग हो रही है कई बार, क्यों वीडियो लैग होने का मतलब क्या हो गया? तुम बोल रहे सर जो आप दिख रहे हो बराबर समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर अटक रहा है, तो ये क्या हो गया, बात की बातें बता रहा है। और लीडिंग मतलब वो पहले से ही आपको क्या कर रहा है, सतर्क कर रहा है। सो बेसिकली ये इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिकल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन दिस इंडिकेटर आर ऑब्जर्वली ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। जो भी इकोनॉमी में पैटर्न या ट्रेंड आने वाला है वो ऑलरेडी अगर ऑकर हो गया, आ गया, तो उसके बाद ये आपको बताता है। इट रिप्रेजेंट वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, that is measures that change after an economy started a period of fluctuation। जो आपकी इकोनॉमी है उसका फ्लक्चुएशन उसमें आना चालू हो गया तो उसके बाद ये पता चलता है। इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल ऑन द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म्स द ट्रेंड्स। हाँ, एक बोल सकते हो आप कि लीडिंग इंडिकेटर आपको सिग्नल दे देता है और लैगिंग इंडिकेटर वो चीज़ को क्या कर देता है, कंफर्म कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर वो होने के बाद आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा इकोनॉमी में हो गया है, और लीडिंग इंडिकेटर वो क्या कर रहा है, पहले ही बता रहा है। तो अगर मैं लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करूं तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो है वो आपको सिग्नल देने का काम करते हैं और वो सिग्नल को कंफर्म करने का काम जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स कर देते हैं। एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है तो इकोनॉमी डाउन की तरफ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है तो इकोनॉमी आगे की तरफ गई है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ऊपर नीचे हो गए, लेबर कॉस्ट महंगी या सस्ती हो गई है प्रोडक्ट की, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम हो गए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर नीचे हो गया, महंगाई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब, ठीक है ना, तुम्हारा कमर्शियल लीडिंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस आने चालू हो गए। सो बेसिकली अगर इसमें फेवर आ रहा है तो फेवर का मतलब क्या हो गया भाई कि तुम्हारी इकोनॉमी जो है वो बराबर जा रही है, ठीक है, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। वापस से लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब मैंने क्या बोला, लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब मैंने बोला कि ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमको बाद में बताते हैं। ये इंडिकेटर्स हमको क्या करते हैं, सॉरी पहले बता देते हैं, पहले ही सिग्नल दे देते हैं। लैगिंग क्या करता है, बाद में बताता है, ठीक है ना। कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स ये क्या है, इट कोइंसाइड्स और अकर्ड साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज of the expansion or contraction of an economy more or less at the same point of time it happens।
इट कोइंसाइड और ऑकर साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों साथ में चलते हैं बिजनेस साइकिल के मूवमेंट के साथ। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि इकोनॉमी क्या रेट से चेंज हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या रेट से हो रही है। फेयरली कोइंसाइड्स with the changes of cycle economic activity describe current state, basically GDP, GNP, industrial production, these are the examples जो कि क्या फैक्टर्स कहलाए जाते हैं, कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट फैक्टर। यानी कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया, कॉन्करेंट का मतलब हो गया भाई कि ये साइमल्टेनियसली चल रही इकोनॉमी जो चेंज हो रही है उसके साथ साथ। इकोनॉमी अगर बढ़ती जा रही है तो ये भी इसके साथ साथ ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बताते हैं, साथ साथ फैक्टर्स क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें बताते हैं। क्लियर। तो these are the three indicators, ये एक 3 इंडिकेटर्स है चेंजेस के। क्लियर। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो ये आपने पढ़ना चाहिए लेकिन चलो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल्स, क्योंकि दिए हुए हैं, ऐसे तो एग्जाम्पल सही है, ऐसे तो कायदे से आपने पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। बट ठीक है, आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा समझाता हूँ। क्या हुआ था ना, ग्रेट डिप्रेशन मतलब 1930 में क्या हुआ था, एकदम से हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो खर्चे थे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था इकोनॉमी में, उसके अंदर मैसिव डिक्लाइन आया था। इनकम में भी क्योंकि डिक्लाइन अच्छा खासा आया था, एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत डिक्लाइन आया था, तो इस वजह से एक्सपेंडिचर्स हमारी कंट्री में क्या होना चालू हो गए थे, वर्ल्ड में बेसिकली, कंट्री क्या वर्ल्ड में क्या होना चालू हो गए थे, कम होना चालू हो गए थे। और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कहाँ से, यूएस से। और उसके बाद धीरे धीरे जो इसका इम्पैक्ट है वो कहाँ पे आने लग गया, बाकी देशों पे भी आने लग गया। और इसका मेन कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद। तब तो स्टार्टिंग में तो ठीक था जब हुआ जो हुआ, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होना चालू हो गई थी। स्लो डाउन होते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई। एक ऐसा मोड़ आ चुका था उस टाइम पे जहाँ पे मतलब हर चीज़ निगेटिव, हर चीज़ दिक्कत वाली हो रही थी, लोगों की कमाइयाँ कम हो रही थी तो खर्चे कम हो गए थे तो भाई मार्केट में पैसा ही नहीं आ रहा था। देखो मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो रही थी। हमारा जो जीडीपी था, ग्लोबल जीडीपी था उस समय का, ग्लोबल जीडीपी एकदम से 15% से क्या हो गया था, गिर गया था। समझ में आई बात, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी, डिप्रेशन जो बोला जाता है वो यही इसी को बोला जाता है। और भी 2-3 चीज़ें हो गई थी, जैसे अभी कोरोना आया था, उसके बाद उस समय कुछ और भी चीज़ें आई थी, नाम याद नहीं आ रहा, स्पेनिश फ्लू है क्या आया था भगवान जाने, ठीक है ना। तो उस वजह से भी ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इंपैक्ट कर गए थे, जिस वजह से बैंकिंग में पैसा आना कम हो गया था, मनी का सप्लाई मार्केट में कम हो गया था, ठीक है ना, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीजें फर्क पड़ गई थी। उसके बाद डिप्रेशन जो था, ठीक है, उसके बाद मनी का सप्लाई कम हो गया था। अदर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो थे वो ब्लेम डिफ्लेशन को कर रहे थे, इंडेप्टनेस को कर रहे थे, लोअर प्रॉफिट्स को कर रहे थे, और पेसिमिज्म टू दी मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय एकदम से मार्केट क्या हो गया था, खत्म होने पे आ गया था। बट धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 जो आई उसके ने हेल्प करी हमको रिवाइव करने में। मतलब इकोनॉमी ने रिवाइव होना चालू कर दिया। कब से, जब से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स ने बोला कि 1933 ने हमारी इकोनॉमी जो था वहाँ पे मनी सप्लाई चीज़ें बढ़ गई, खर्चा इनफ्लो गोल्ड का बढ़ गया, स्पेंडिंग बढ़ गई। अब तुम बोलोगे सर वर्ल्ड वॉर 2 ने रिवाइव कैसे करा, तो वो इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय खर्चे बढ़ गए थे ना। वर्ल्ड वॉर भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़नी थी तो पैसा तो लगेगा, तो उस वजह से खर्चे बढ़ गए थे तो मार्केट में पैसा आना चालू हो गया था। तो धीरे धीरे इकोनॉमी क्या होना चालू हो गई, अपटर्न लेना चालू हो गई और बढ़ना चालू हो गई, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से रिकवरी क्या हुई, स्टार्ट हुई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ था। ये क्या था, एक उसको कहानी जैसे समझाता हूँ आपको मैं। पहले क्या इंटरनेट नया आया, एकदम आप पढ़ना वही लिखा है इसके अंदर सब। नया इंटरनेट आया, तो उस समय ना नया इंटरनेट आने की वजह से .com कंपनी जो थी, .com बोलते हैं ना, ये .com वो .com, तो .com कंपनीज ने बहुत ज़्यादा मार्केट में क्या आ गई, एकदम छाई हुई थी कि भाई यही फ्यूचर है, यही होने वाला है, एकदम इसी के ऊपर बेसिस चलने वाला है। तो जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग एकदम मतलब इतने ज़्यादा उतावले थे इसमें पैसा डालने के लिए, इसकी कोई लिमिट नहीं, इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे इसके बारे में कि भाई सब बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया होगा, है ना, एकदम हम बढ़िया, हमारा पैसा एकदम जोर शोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या लगा दिया, अपना पैसा वैसा लगाना चालू कर दी। अब धीरे धीरे पैसा तो लगा दिए, लेकिन ये जो कंपनीज थी इनने प्रॉफिट की बात देखी ही नहीं, इनके पास कोई प्रॉफिटेबल मॉडल थे ही नहीं। अब फ्री में बांटना चालू कर दी बहुत सारी चीज़ें, ताकि क्योंकि अभी फ्री में बांटेंगे तो बाद में लोगों से ज़्यादा पैसा लेंगे, और कोई प्रॉफिटेबल मॉडल इनके पास था नहीं। जिस वजह से एक दिन ऐसा आया 2000 में, 1999 और 2000 में, कि एकदम से इनका पूरा बबल बन चुका था ग्रोथ का, कि भाई यही बेस्ट है, ये ऐसा है वैसा है। एकदम से बबल क्या हो गया, बस्ट हो गया।
और जैसे ही वो बबल बस्ट हुआ वैसे ही सबके पैसे नुकसान, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी इनमें से कंपनीज बंद हो गई, .com कंपनीज, क्योंकि इनके पास कोई सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल था ही नहीं। ये सिर्फ फ्री की आदत डाल के वो सोच रहे थे कि हम आगे कर लेंगे, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही हो गया, पूरी इकोनॉमी ने रिवर्स मार दी। और जिसके वजह से ही आप देखोगे तो 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे यूएस मार्केट में भी, और ये आईटी बबल जो हुआ था, इनको देखते हुए हमारे 2008 में क्या आ गया था, रिसेशन आ गया था। मतलब उस समय से इकोनॉमी डाउन होना चालू हो गई थी, तो उस समय से इकोनॉमी में रिसेशन आना चालू हो गया था। तो 2008 में रिसेशन आया था, बाद में इकोनॉमी में रिकवर कर ली, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन नहीं आने दी। क्लियर? तो दीज आर दी स्टोरीज, बेसिकली एग्जांपल्स दिए, आप और पढ़ सकते हो उसको। ये हमारी इकोनॉमी में हुआ है 3 बार ऐसा चीजें। रोल ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, क्या रोल है बिजनेस साइकिल का बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में? क्या ये इंपैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के डिसीजंस में? जब हम बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं तो उसमें ये क्या इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना? क्या? तो वो बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल्स को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? बिजनेस साइकिल को हमको ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? जब हम बात करते हैं किसकी, एक मिनट गाइस, जब हम बात करते हैं किसकी, बिजनेस डिसीजंस की, है ना। विदाउट बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखे बिजनेस डिसीजंस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है डिमांड इंपैक्ट। बिजनेस साइकिल अफेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग of business cycle is must for all businesses, since business cycles demand affect the demand of the firm or product and also their profit, survival और growth। भाई बिजनेस साइकिल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी जो है उसके अंदर क्या कर लेता है, चेंजेस लेके आ जाता है, उसके अंदर सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर इकोनॉमी अप की तरफ जा रही है तो आपका बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी गुड्स की, आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजों के अंदर क्या कर लेता है, अपना इन्वॉल्वमेंट ला लेता है। लेकिन अगर मान लो एकदम से इकोनॉमी गिरने वाली है तो उसकी वजह से आपका सारे की सारी डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपके प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हो जाए। इवन ये बात भी आ जाए कि आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो डिमांड इंपैक्ट को एनालाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। समझ में ही बात। दूसरी बात आती है डिमांड पॉलिसीज। नॉलेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स is important for business firm to frame appropriate policies. The period of prosperity creates more opportunities for investment, employment, production and promote businesses. The period of recession, depression reduces business opportunities. भाई जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं तो हमको ये बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो अपस्विंग आ रहा है इकोनॉमी में तो वो हमारे लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज खोल देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर अभी प्रॉपर तरीके से उनको ध्यान में नहीं रख रहे और हमने अभी अपनी बिजनेस पॉलिसी नॉर्मली बना ली है, अभी हमने बहुत भरपूर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन आगे जो है हमारे को दिख रहा है आगे और अच्छा हो सकता है, आगे इकोनॉमी और अच्छा ऊपर जा सकती है, तो हमने अगर पैसा थोड़ा बचा के रखा होता फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो वहाँ पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद हमको मिल जाती। ये डिप्रेशन की तरफ जा रही है तो नुकसान वाली चीज़ें हमको मालूम पड़ जाती। तो पॉलिसीज बनाते समय भी, इकोनॉमिक्स बिजनेस डिसीजन लेते समय भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। एक्सपांशन डिसीजन, बिजनेस साइकिल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजंस। सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन। अ प्रॉफिट सीकिंग फर्म should consider the nature of economic environment in making business planning, managerial decision, example relation to expansion और downsizing। तुमको एक्सपेंशन करना है कि डाउन करना है, फैक्ट्री ज़्यादा बनानी है कि कम करनी है, तुमको लग रहा है बहुत एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर एकदम मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो तुम ज़्यादा एक्सपेंशन करोगे ताकि फ्यूचर में तुम अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठा पाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास एक्सपांडेड गुड्स फैक्ट्रीज रहेंगी, ज़्यादा माल बना पाओगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा कब, जब मार्केट में बूम चल रहा होगा, क्योंकि बूम में तो सब माल बिकेगा, तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, तो तुम एक्सपेंशन करोगे तो शायद तुमको और फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज तुम कॉन्ट्रैक्शन के समय एक्सपेंशन करना चालू कर देते हो तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक चीजें साबित होंगी। तो ये चीज तुमको पहले से मालूम रहेंगे तो तुम ये चीजों को ध्यान रख सकते हो। प्रोडक्शन का एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें भी बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। वही अगर प्रोडक्शन ज्यादा कब करना फायदा रहेगा, जब तुमको लग रहा है इकोनॉमी जो टर्न लेने वाली है वो अपस्विंग की तरफ लेने वाली है। ऐसे केसेस में तुम अगर प्रोडक्शन बढ़ा दोगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन ज़्यादा अच्छे लोगे, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करोगे, ये सब चीज़ें यूज करोगे जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ सकता है, तो फायदा होगा, अदरवाइज क्या होगा, नुकसान होगा। साइक्लिकल बिजनेस, बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली, सम बिजनेस आर मोस्ट वल्नरेबल मतलब रिस्की चेंजेस, बिजनेस whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth
आर कॉल्ड साइक्लिकल बिजनेस, मतलब जिनके ऐसे बिजनेस है जिनके जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे बिजनेस है जिनके फॉर्च्यून क्लोजली रिलेटेड रहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, तो वो लोग तो भाई इन चीज़ को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। उनका नाम दिया है साइक्लिकल बिजनेस। जो इकोनॉमिक अगर बूम पे आ रही है तो उनका बिजनेस भी बूम पे आएगा, इकोनॉमी अगर डाउन साइड आ रही है तो उनका बिजनेस भी डाउन साइड पे आएगा, तो हम उनको नाम ही दे देते हैं साइक्लिकल बिजनेस। ड्यूरिंग अ बूम सच बिजनेस सी ए स्ट्रॉन्ग डिमांड बट ड्यूरिंग अ स्लम दे सफर लार्ज। हाँ, क्योंकि वो चलती किसके साथ है, इकोनॉमी के साइकिल के साथ चलते हैं। सम बिजनेसेस में एक्चुअली बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक डाउनटर्न। हाँ, उल्टा भी होता है कई बार, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है तो उसके साथ उनको फायदा होना चालू हो गया, और इकोनॉमी में बूम आ रहा है तो सारा नुकसान होना चालू हो गया, तो ऐसी भी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, मार्केट एंट्री और प्रोडक्ट लॉन्च। अब तुमको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, तो तुम इसमें ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे कि भाई बूम आने वाला है कि नहीं। तुम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, डाउन साइड की तरफ चलेगी इकोनॉमी, क्या करोगे, अचार डालोगे नए प्रोडक्ट का। तो कब लॉन्च करना चाहिए, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में तब। तो प्रोडक्ट लॉन्च है, नया एक्सपेंशन है, नया प्रोडक्ट लॉन्च है या कुछ इस तरीके की चीजें है, ये मार्केट में कोई नए मार्केट में एंट्री लेनी है तो आप तभी लो जब आपको दिख रहा है फायदा होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है तो एंट्री लेके क्या मतलब है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, वो भाई सबके बारे में बता रहे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्ट आर नॉट परफेक्ट रिलायबली बट आर बेटर देन मियरली देन हंचेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो, ऐसे तो बोलते हैं कि इकोनॉमिक फोरकास्ट जो है वो परफेक्टली रिलायबल नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इंट्यूशन से, एंटरप्रेन्योर के इंट्यूशन से, ठीक है। हंचेस एंड इंस्टीट्यूशंस मतलब उनके इंट्यूशन से तो अच्छे ही है भाई। तुम्हारे को ऐसा लग रहा है ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तुम्हारे इंट्यूशन से ही है, तो इससे बेटर है कि तुम इकोनॉमिक फैक्टर्स को क्या करो, कंसीडर कर लो और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस क्या करो, लो। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडिकेटर्स लाइक लीडिंग, लैगिंग, इसको यूज करो और उसके बाद अपने बिजनेस डिसीजंस लो। लीडिंग के समय तुमको लीडिंग यूज करो, लीडिंग के समय तुमको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी अप साइड जाने वाली है तो अपने बिजनेस डिसीजंस को उस तरीके से लो। तुमको लगता है नहीं डाउन साइड जाने वाली है तो उस तरीके से लो। इससे तो तुम्हारे बेटर है ना कि तुम ऐसा जब इंट्यूशन ले रहे हो बढ़ने वाला। हम बोलते हैं ना मार्केट बढ़ने वाला है क्या, आधे लोग बोलते हैं हाँ बढ़ने वाला है, आधे लोग बोलते कम होने वाला है, आधे लोग बोलते हमको नहीं मालूम, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है ना, ये ऐसे फालतू की बातें करने से अच्छा है कि तुम लीडिंग इंडिकेटर्स के ऊपर क्या करो, ध्यान दो, और लीडिंग इंडिकेटर्स को ध्यान रखते हुए ये तुम क्या लो, अपने डिसीजंस लो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल एन इकोनॉमी इज इन एंड व्हाट इंप्लीकेशंस ऑफ द करंट इकोनॉमिक कंडीशन हैव फॉर देयर करंट एंड फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज। भाई इसके आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी करंट और फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज में क्या इसके इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, ठीक है ना, इकोनॉमी किस तरफ टर्न ले रही है उसकी वजह से। टू बेटर बिजनेस फर्म्स टू बेटर एंटिसिपेट द मार्केट टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट सिचुएशन विद अ ग्रेटर अलर्टनेस। अगर तुमको ऐसा मालूम रहेगा तो तुम अगर प्रॉपर एंटिसिपेट कर लेते हो तो तुम बहुत अलर्ट हो जाएंगे, और अलर्ट हो जाओगे तो तुमको रिस्पॉन्ड करने के लिए मार्केट सिचुएशन को अच्छी हेल्प मिलेंगी। टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस इन डायरेक्शन इन इकोनॉमी इधर प्रायर टू सून और आफ्टर चेंजेस। इकोनॉमी किस तरफ टर्न लेने वाली है वो चीज़ को अगर तुम समझ लो तो तुम पहले से ही क्या रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, चीज चेंज होने वाला है। देखो एकदम से चेंज हो गया तो दिक्कत, एकदम से चेंज मालूम पड़ गया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती। सो बेटर है कि तुम पहले से ही क्या रहो, प्रिपेयर्ड रहो। सो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं बिजनेस साइकिल में कि बिजनेस साइकिल को आप यूज करो, उसके लीडिंग इंडिकेटर्स को यूज करो आपके बिजनेस डिसीजंस लेने में, ताकि आपको मालूम पड़े, ताकि आपको क्या पड़े, मालूम पड़ जाए कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। आप पहले से ही मार्केट को एंटिसिपेट कर लो और जो चेंज होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आपको बिजनेस में क्या मिले, फायदा मिले। इन्हें जो या तो नुकसान जो होने वाला है वो कम हो, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए क्या है, पहले से ही प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ये तो क्या थे भाई, क्या बिजनेस डिसीजन के अंदर, बिजनेस साइकिल, बिजनेस डिसीजंस के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट, तो हाँ बिजनेस डिसीजंस के अंदर बिजनेस साइकिल इंपॉर्टेंट थी। लास्ट पार्ट ऑफ दिस लास्ट पार्ट इज सिंपल, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। व्हाट आर दैट कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या उसके रीजन है, कॉजेस मतलब क्या रीजन है, क्यों बिजनेस साइकिल में चेंज आता है, क्यों इकोनॉमी बूम की तरफ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाती है, तो उसके रीजन आपको एक एक करके यहाँ पे लिख के दिए हुए। सबसे पहला रीजन आता है पॉपुलेशन। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सीड्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देयर विल बी लेसर सेविंग इन द इकोनॉमी, दिस विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, there will lead to reduction in income and employment. Due to reduced employment income, there will be reduce in consumer spending, aggregate demand and economic slowdowns.
वो बोलता है कि पॉपुलेशन जो है अगर वो ज़्यादा रेट से बढ़ रही है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यानी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है फॉर एग्जांपल 4% है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो 7% है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेविंग्स है वो कम होना चालू हो जाएंगी। सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, क्योंकि आप पैसे ही बैंक में नहीं रखोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, सेव ही नहीं करोगे, तो कहाँ से मार्केट में पैसा आएगा? वो पैसा कम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम्स है, वो सब कम होना चालू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोगों को जॉब पे क्या को रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक डिमांड एग्रीगेट मार्केट में कम हो जाएंगी। जब ये होगा तो इकोनॉमी आपकी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होना चालू हो जाएगी। सो बेसिकली इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सीड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, so in that situation your economy slows down। और उल्टा है अगर तो इकोनॉमी अपसाइड जाने वाली है। सो हम लोगों को पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमी को अगर ढंग से बचाना है, आगे लेके जाना है, ठीक है ना, तो हम लोगों को पहले से पॉपुलेशन जो है उसका ग्रोथ रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ले रही है ध्यान में। नेक्स्ट आता है नेचुरल फैक्टर्स, वेदर साइकिल्स यूजेस कॉजेस फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर आउटपुट। अब वेदर साइकिल्स ही प्रॉपर नहीं है, बारिश ही नहीं हुई है इस बार, बारिश ही नहीं हुई है तो बराबर किसान का अनाज ही नहीं उग पाया, अनाज ही नहीं उग पाया तो किसान के पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो भाई वो मार्केट में माल नहीं खरीदेगा, मार्केट से माल नहीं खरीदेगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमी स्लो की तरफ चली जाएगी। या कोई नेचुरल फैक्टर्स ही हो गए भाई, कहीं ड्रॉट्स हो गए, कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें होगी, तुम क्या ही कर लोगे, ये बात है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कम होना चालू हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी शॉक्स, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी अनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू, इसको ये 2 लाइन मार्क कर लेना, ये 2 लाइन इसलिए मार्क कर रहा था ताकि आपको याद रहे कि क्या हो सकता है, इन चीज़ों को पढ़ लो तो आपको पूरा याद आ जाए। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दिस प्रोडक्ट जनरली रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्राइसेस। भाई अगर बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है तो उसकी वजह से नए नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो लोग नया नया पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्या होंगे, क्रिएट होंगे, तो बूम की तरफ इकोनॉमी जा रही है। वॉर्स हो गई, वॉर्स हो गई तो भाई वॉर के टाइम पे तो आपको पता ही क्या हो सकता है। वॉर के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि जो प्रोडक्शन है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का वो बढ़ जाता है, वेपन्स का खर्चा बढ़ जाता है। उल्टा है यहाँ, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है कंट्री की वो डाइवर्ट हो जाती है फॉर द प्रोडक्शन। दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो। फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉजेज, फॉल इन इनकम, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रीट कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, आफ्टर वॉर द कंट्री बिगिंस टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, हाउसेज, ब्रिजेस, बिल्ड, इनको इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होना चालू हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाती है। यानी बाई वॉर हो गई, अब घर टूट गए, ये हो गया, वो हो गया, इकोनॉमी पूरी खत्म होने पे आ गई, दोबारा से इकोनॉमी को रिव्यू करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो ऑटोमेटिकली जब मार्केट में देखो, मार्केट में जब पैसा ज़्यादा आता है ना, डिमांड ऑटोमेटिकली एग्रीगेट बढ़ना चालू होती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो बूम की तरफ जाना चालू कर देती है। और अगर मार्केट में पैसा ही नहीं आता है तो फिर दिक्कत होना चालू हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड, economies of nearly all nations are interconnected through the trade. So depending on the amount of bilateral trade, business fluctuation that occur in part of the world get easily transmitted to other parts. अगर एक जगह कुछ प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, जैसे यूएस पे प्रॉब्लम आती है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आएगा, चाइना पे भी आएगा। ऐसा नहीं बोल सकते तो क्यों तुम कि यूएस का इंपैक्ट यूएस के ऊपर ही रहे, तो दूसरी इकोनॉमी का इंपैक्ट भी हमारी कंट्री के ऊपर आ सकता है। अदर फैक्टर, लॉस चेंजेस हो गए, टैक्सेस से रिलेटेड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट ने अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, जैसे आज की तारीख में आप इंडिया में देखोगे तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दी तो हमारी इकोनॉमी अच्छी तरफ चल रही है, पैसा अच्छा खासा आ रहा है मार्केट में। पैसा कैसे आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा खर्चा कर रही है, उसके लेबर को पेमेंट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही है, तो इकोनॉमी थोड़ी अच्छी तरह पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दी तो ऑटोमेटिकली दिक्कत होना चालू हो जाएंगी, मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी कहाँ से आगे बढ़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं, ये तो क्या फैक्टर्स थे, कॉजेस थे, ये एक्सटर्नल कॉजेस थे, इंटरनल नहीं थे, एक्सटर्नल कॉजेस थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब ये इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स में क्या क्या आते हैं, तो इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल में ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी या तो बूम की तरफ जाएंगी या तो कॉन्ट्रैक्शन या बस्ट की तरफ आएंगी। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस, द कोवेब थ्योरी
expanded by Nicholas Kaldor holds that business cycles result from the fact that present prices substantially influence the production of at some future date. यानी आज की जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन होने वाला है उसको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करती है. तो प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन प्राइस में बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट सम सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम. वो ये बोलती है कि भाई जो प्रेजेंट की प्राइसेस है वही आपके फ्यूचर की जो प्रोडक्शन है उन सबको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. तो अगर आज प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है जो भी, उसकी वजह से ही आपका फ्यूचर में आउटपुट क्या रहेगा, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या रहेगा सब्सिक्वेंट पीरियड्स में, वो सारी बातें उसमें आ जाती है. इनोवेशंस ऑल्सो. अब इनोवेशंस का मतलब क्या हो गया, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नई चीजें आ रही है. सो बेसिकली वहां पे क्या होता है, इनोवेशन थ्योरी ट्रेड साइकिल ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ इनोवेशन ऑल्सो विच टेक प्लेस इन सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम. इनोवेशन होने की वजह से आपकी इकोनॉमी या तो बूम की तरफ जा सकती है तो उल्टा आ सकती है. फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू परचेज द गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस. इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये होता है ना, विलिंगनेस और एबिलिटी. तो केन इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज कंडीशन ऑफ एक्सपांशन और बूम. अगर एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली एक्सपांशन और बूम वाली बात आएंगी. अगर वो डिक्रीज हो रही है तो आपकी जो रिसेशन या डिप्रेशन वाली सिचुएशन है वो क्रिएट होना चालू हो जाएंगी. In a free market economy with profit maximization objective of a business, higher level of aggregate demand will induce businessmen to produce more. हाँ, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हो, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव होता है. तो अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा तो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, हायर डिमांड क्रिएट होंगी, हायर डिमांड होंगी तो हायर प्रोडक्शन होगा. उल्टा भी हो सकता है. तो एग्रीगेट डिमांड अगर एक्सीड कर जाती है एग्रीगेट सप्लाई को, जो इन्फ्लेशन का भी कॉज है. ऑन द अपोजिट, एग्रीगेट डिमांड अगर लो हो जाती है तो लेसर आउटपुट बनेंगे, आउटपुट लेसर बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया. इस प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये हो गया, यानी प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा ना, एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो एग्रीगेट डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, लोगों ने नौकरी से बाहर निकाल दिया, लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया, इनकम लेवल कम हो गया. अब इनकम ही लेवल कम हो गया तो खर्चा कहाँ से करेंगे, खर्चे ही नहीं कर पा रहे तो इकोनॉमी तो डाउन की तरफ जाएंगी जाएंगी, और तो कोई रास्ता नहीं है. The difference between export and import, that is net foreign demand for goods and services, this is a component of aggregate demand economy. Therefore variation in export import can also lead also business fluctuation. अगर ज्यादा इंपोर्ट्स हो रहे एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो रहे तो भी दिक्कत चालू हो जाएंगी. फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे, चेंज हो रहे, या तो बहुत ज्यादा बढ़ गए या तो बहुत ज्यादा कम हो गए. आज की तारीख में आप देखोगे तो शेयर मार्केट में बहुत लोग बहुत पैसा इंटरेस्टेड रहते डालने में, तो इन्वेस्टमेंट्स उनके बहुत आ रहे हैं, तो इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है. उल्टा भी हो सकता है, कई बार एंटरप्रेन्योर बाकी चीजों पे भरोसा ना हो तो उल्टा भी इकोनॉमी मार सकती है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट जनरली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. New inventions may cause entrepreneur to increase investment in projects which are cost efficient and more profit, including investment may also rise when the rate of interest is low. अगर मार्केट इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टू द राइट एंड लीडिंग द इकोनॉमिक एक्सपेंशन. ये तब होता है जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपेंशन की तरफ ये लेके जाएंगे. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है. फ्लक्चुएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम पे आ जाएंगी. खर्चे कम कर दिए तो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएंगी. सर ऐसा क्यों, खर्चे ज़्यादा करेंगी, पैसा ज़्यादा पाएंगे लोगों के पास, पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली चीज़ों की क्या होंगी, बढ़ेंगी. बट गवर्नमेंट ने अगर अपनी स्पेंडिंग कम कर दी तो उससे भी दिक्कत चालू हो जाएंगी. यस, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का एक्चुअली में फर्क पड़ता है मार्केट्स को. अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है तो ज़्यादा मार्केट में डिमांड चीज़ों की बढ़ती है, कम स्पेंडिंग कर रही है तो कम बढ़ती है. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक्सपांशनरी पॉलिसीज, एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज अगर आती है तो वो भी हमारी इकोनॉमी में अफेक्ट करती है. मनी का सप्लाई, ये मैंने आपको लिखा के भी दिया एक जगह, अच्छा नहीं लिखा है, ओके बता देता हूँ समझना ध्यान से. अगर मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ता है, पैसा लोगों के पास ज्यादा आता है, ऐसा कब होता है जब आरबीआई या बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं.
तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट जब कम करते हैं ना तो लोग लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। अब जब लोन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है वो खर्चे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब वो खर्चे ज़्यादा करते हैं, ऑलरेडी हमें मार्क करके दिया हुआ इसमें ना, तो जो लोग खर्चे भी अगर ज़्यादा करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, अगर वो लोग खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर खर्चे उनके ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया। पैसा क्यों आया? क्योंकि शायद बैंकों ने या बाकी चीज़ों की वजह से मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया है। अब मार्केट में अगर मनी का सप्लाई बढ़ता है तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ रहते हैं। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी बेस्ड ऑन एंटिसिपेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी आर अफेक्टेड बाय वे ऑफ ऑप्टिमिज्म, पेसिज्म। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड बिजनेस। इफ द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे। अगर उनको लगता है कि भाई नहीं पेसिमिस्टिक है फ्यूचर के लिए, एक्सपांशनरी नहीं है, पेसिमिस्टिक है, तो वो लोगों के केस में क्या होगा? फिर ऑटोमेटिकली मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। तो ये तो कई बार ये बात तो फैक्ट है कि कई बार ये तो बिजनेसमैन्स के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरफ जाने वाला है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं बिजनेस अच्छी तरफ जाने वाला है तो वो ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अब उनका माइंडसेट है, उनकी मेंटेलिटी, उनकी साइकोलॉजी है। उल्टा भी टर्न मार सकती है इकोनॉमिक। ऐसा भी लगता है लोगों को पेसिमिस्टिक, नहीं यार इतना नहीं बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट इतना नहीं बढ़ाते। आई होप इट इज क्लियर। चैप्टर बहुत इजी है, थियोरेटिकल है बस। हमने सबसे पहले क्या पढ़े, मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़े? हमने 4 फेजेस पढ़े बिजनेस साइकिल के। पहला हमने पढ़े एक्सपांशन, दूसरा हमने पढ़े पीक, तीसरा हमने पढ़े कॉन्ट्रैक्शन, चौथा हमने पढ़े टफ। एक्सपांशन मतलब तब होता है जब आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पैसा, एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ रही है, मार्केट में पैसा बहुत अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी बूम पे है, सब अच्छा है। पीक एक्सपांशन के बाद जनरली पीक अचीव होता ही है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे ये भी देखी कि भाई पीक अगर अचीव हो रहा है, ये एक्सपांशन है या आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, टफ सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ये जरूरी नहीं कि इतने ही रेगुलर इंटरवल्स में होगा कि भाई 2 साल एक्सपांशन रहेगा, 1 साल ये रहेगा, 2 साल ये रहेगा, 1 साल ये रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इट मे डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स कि वो कितने साल तक क्या चीज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने एक बार पढ़े, फिर हमने उसके बाद आगे पढ़े कॉन्ट्रैक्शन। इनके बाद हमने आज पढ़े इंडिकेटर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, एक लीडिंग और लैगिंग। अब इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स वो चीजें हैं जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी किस मोड पे मुड़ रही है, हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। अगर हमारी इकोनॉमी जा रही है, लीडिंग इंडिकेटर्स स्टॉक मार्केट प्राइसेस, तुम्हारे क्या बोलते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, बिल्डिंग की परमिट ज़्यादा मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे फेवर में जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं एक्सपांशन की तरफ जा रही है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेवर में नहीं जा रही है तो हम बोल सकते हैं डाउन टर्न मार रही है इकोनॉमी। क्लियर? लैगिंग जनरली कंफर्म कर देता है जब इकोनॉमी हमारी उस तरफ चली गई, उस तरफ उसने मुंह मोड़ ली है, तो लैगिंग बेसिकली आपको कंफर्म कर देता है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अब या तो एक्सपांड हो चुकी है या एक्सपांड हो रही है, एक्सपांशन फेज में है, या तो वो डाउन टर्न फेज में है। तो ये लैगिंग जो इंडिकेटर है बेसिकली आपको क्या कर देता है? कंफर्म कर देता है ये चीज। और जो कोइंसिडेंटल और कॉन्करेंट इंडिकेटर है वो उसके साथ साथ चलता है। ये 3 चीजें हुई थी हमारी वर्ल्ड के अंदर। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ था .com कंपनीज का 2000 में, 1999 2000 में, क्योंकि लोगों को बहुत ही भरोसा था कि भाई यही हमारे फ्यूचर है, यही चलाएंगे हमारी इकोनॉमी, ये इनकी मदद से हमारी इकोनॉमी चल पाएंगी, तो लोगों को बहुत ही भरोसा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे? परफेक्ट बिजनेस मॉडल नहीं थे। वो फ्री में ज़्यादा बांटने के पीछे लगे हुए थे। उसकी वजह से यूएस में फिर 2008 में क्राइसिस आना चालू हुई, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड ने फेस किया। हमने बोले क्या इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में बिजनेस साइकिल? हाँ इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में बिजनेस साइकिल। हमारे को अगर डिमांड पता लगानी है, डिमांड ज़्यादा रहेंगी कम रहेंगी, उसके हिसाब से तो हम प्रोडक्शन करेंगे ना। वो हम पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। अगर इकोनॉमी हमारे फेवर की तरफ जा रही है तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड अच्छी रहेगी। हम पॉलिसी बनाते समय ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि भाई अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि रुक जाए, कि आगे अपॉर्चुनिटीज और हो सकती है अच्छी खासी, क्योंकि आगे इकोनॉमी एक्सपांशन की तरफ जा रही है, आगे इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से क्या करना है देख लो भाई। एक्सपांशन, नई फैक्ट्री खोलना चाहिए, नई दुकान डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कि पुरानी वाली भी अभी बंद करके 1-2 रख देना चाहिए, क्योंकि आगे और इकोनॉमी खराब होगी, या मार्केट और अगर अच्छा होगा तो डाल दो। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन क्या इकोनॉमी में चीज़ आने वाली सामने।
अगर इकोनॉमी अच्छी चीज आने वाली है तो वो कर लो, नहीं तो रुक जाओ। साइक्लिकल बिजनेसेस, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो इकोनॉमी के साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमी बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेंगे, इकोनॉमी टूटेंगे तो ये भी टूटेंगे। तो इन लोगों को तो बेशक ध्यान रखना ही चाहिए। नई मार्केट में एंट्री लेनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, कि रुक जाना है अभी। अगर ये सब हमको पहले से एंटिसिपेट हम मार्केट के बारे में कर ले तो हम प्रॉपर अलर्ट रह के मार्केट को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं ना। ऑलरेडी हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज होते हैं दोनों। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब बाहर की चीजें, पॉपुलेशन बढ़ना कम होना, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेंगी, ग्रोथ रेट से ज्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो नुकसान होना चालू हो जाएगा भाई साहब। नेचुरल फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल शॉक से जो हमें अभी पड़े, पोस्ट वॉर है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो ये सारी चीजें वही हुई है घुमा फिरा के। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखो याद पढ़ना इसको इसी तरीके से पढ़ेगा आपको जैसे हमने पढ़े, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा। हमने पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक्स समझे, ओवरऑल इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम आगे मैराथन वगैरह भी आपके लेंगे, या आपके रिविजन्स भी लेंगे, मैराथन ज्यादा रिविजन्स भी लेंगे हम, कि ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हम ये करवा के दे दें। बट यार एक चीज़ आपको खुद को भी समझनी पड़ेगी, हमारे इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर है। इसको मैं 5 चैप्टर बोल सकता हूँ या मैं इसको 5 यूनिट्स बोल सकता हूँ, जिसको हमने जितना हो सकता था उतना डिटेल में हमने पढ़ने की कोशिश की। सारे एस्पेक्ट्स हमने पढ़े। पहले अगर मैं पहले चैप्टर की बात कर लूँ आपके, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन की, तो उसको हमने पढ़े बिजनेस इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अगर आपको दूसरा याद आ रहा होगा तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, फिर डिमांड एंड सप्लाई, या रेदर हम इसको इसी को अंदर डिमांड और सप्लाई भी ले लेते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ। थर्ड हमने कॉस्ट या प्रोडक्शन बोले इसको, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। फोर्थ हमने मार्केट के बारे में पढ़े। फिफ्थ हमने पढ़े बिजनेस साइकिल। सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर से कुछ ज़्यादा आएगा, स्टार्टिंग के और आखिरी चैप्टर बहुत छोटे छोटे तो उससे कम आएगा, बट दैट डजंट मीन आएगा ही नहीं, बिल्कुल उससे भी आएगा, तो उसको भी इक्वल वेटेज दो। और गाइस इस तरीके से एक एक चैप्टर पढ़ो और आखिरी में रिवाइज करो। मैं हर बार करके देता हूँ आपको, पढ़ो फिर रिवाइज करो, पढ़ो फिर रिवाइज करो, पढ़ो फिर रिवाइज करो, ताकि आप लोगों को ना वो चीज़ें याद रहे। और फिर जैसे आपने एक चैप्टर पढ़े उसके एमसीक्यूज करो, दूसरा पढ़े उसके एमसीक्यूज करो, तीसरा पढ़े उसके एमसीक्यूज करो। यस, बिजनेस साइकिल एक्चुअली में इतना छोटा है, मॉड्यूल से मैच कर लो सब हो जाता है इसके अंदर, है एक्चुअली में इतना छोटा, तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना उसको, क्यों उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मारी करना। फिर अब पढ़ाने को तो उसको 10 दिन तक पढ़ा दिया अलग अलग वीडियोस दिखा के, अबे पर उतना है ही नहीं ना वो। उससे अच्छा है कि बिजनेस साइकिल जितना दिया उतना पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है एक आधी एमसीक्यू अलग से अलग कुछ आ जाए जो हमको ना जमे, तो बेटर है कि पहले से हम उसके एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व कर लें। आई होप इट इज क्लियर ना कि किस तरीके से पढ़ना है। तो गाइस स्मार्ट स्टडी अगर तुम करोगे ना ये टाइम पे, तो 100% तुम्हारा इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, 101%, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, 101% आपका बेस्ट तरीके से हो जाएगा। यानी हमारे ये जो मार्क्स है 60 मार्क्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स है, ये 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आप कितने अच्छे से इसके अंदर, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके अंदर मिनिमम 55 स्कोर करने का टारगेट रखें, और ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। यस बिल्कुल, तो बेटर है कि आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा पढ़ो, और बाद में जब रिविजन्स आएंगी हमारी तो उसको भी अटेंड करो, तो रिविजन्स करते समय आपको और फायदा मिलेगा। सारी चीज़ पूरी तरीके से हम रिवाइज करा के देंगे आपको, 5 चैप्टर एक एक पॉइंट के साथ, एक एक वर्ड के साथ, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई डाउट्स भी मन में रहेंगे तो भी क्लियर हो जाए वो, समझ में आई बात। तो भाई इस तरीके से पढ़ोगे तो बेटर तरीके से आपका क्या होगा, फायदा होगा। ये स्मार्ट स्टडी करो, ऐसा नहीं कि बस एक ही चैप्टर को लेके बैठे हो, एक ही लेके बैठे हो, एक ही, कभी कोई एमसीक्यू में डाउट ही आ जाता है, अटक ही जाते हो, छोड़ देना का उसको 2 मिनट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बाकी कर दो, बाद में ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करोगे उतना आपका क्या होगा बच्चा, फायदा होगा। और अगर आप गधा मली वाली बात करोगे तो दिक्कत होगी यार। तो इसलिए प्लीज प्रॉपरली हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, इक्वल तरीके से पढ़ो, और इवन हर सब्जेक्ट को। इफ यू आर टारगेटिंग ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट्स तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ उसको टारगेट करो, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट दैट डजंट मीन कि बाकी सब्जेक्ट में आपको पास ही नहीं होना है, मार्क्स ही नहीं लाने। कई बार क्या होता है, कोई पेपर हार्ड आ जाता है, कोई पेपर ईजी आ जाता है, तो उस समय हम लोगों ने अगर सब में बराबर स्टडी की हुई है ना, तो जो पेपर ईजी आएगा ना वो पेपर को हम अच्छे से ग्रैप कर लेंगे, जो हार्ड आ गया उसको पास होने या उसके ऊपर वाले लेवल तक करके आ जाए, तो ओवरऑल हमारे मार्क्स बेस्ट बन जाते हैं।
रिविजन पे भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट प्लीज़ इस तरीके से आप क्या करो, पढ़ाई करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आगे। थैंक यू सो मच। स्टैट्स कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना बच्चा।